नमस्कार, मैं अशोक कुमार मनिंदर साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज होगा मैं 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान में जो चैप्टर है, कुछ ज्योग्राफी के चैप्टर उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला यहाँ पे आता है जल संसाधन के बारे में। जो 5-6 चैप्टर लगभग उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर आता है जल संसाधन के बारे में कि जल संसाधन किसे कहते हैं। जो हमने जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखो, जल जो मानव के अनेक जो क्रियाकलाप होते हैं या जो मानवीय क्रियाएं होती हैं उनको या प्रकृति को क्या देता है, गति प्रदान करता है। ठीक है, और उसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं की जाती हैं, जो हमारे पेयजल के लिए है, सिंचाई के लिए है, जो अन्य क्रियाओं के लिए हमें क्या है, जल अति आवश्यक है। और हमारी देखो संपूर्ण पृथ्वी है, उसे पृथ्वी के लगभग 71% भाग पे क्या है, जल है। 71% भाग पे क्या फैला हुआ है, जल फैला हुआ है। और जो 29% भाग शेष बच गए, उस 29% भाग पे क्या है, स्थल भाग है। यानी संपूर्ण पृथ्वी के 29% भाग पे क्या है, स्थल है, और 71% भाग पे क्या है, जल है। लेकिन इतने जल होने के बावजूद भी देखो कुछ क्षेत्र या अधिकांश क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में क्या है, जल की अत्यधिक क्या है, कमी है, कि जल का संकट गहराता जा रहा है। जो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, भविष्य में जल का अत्यधिक संकट होने की क्या है, संभावना है। लेकिन इतना जल है उसके बावजूद भी, लेकिन ये जल कहाँ पे पाया जाता है, जो समुद्र है, महासागरों में पाया जाता है। और महासागरीय जल क्या है, अत्यधिक लवणता के कारण से क्या है, वो मानव उपयोगी नहीं है, जिसके कारण से क्या है, जल संकट गहराता जा रहा है, या जल की मानव के लिए या प्रकृति में समस्या है। अगर इसमें भी हम देखें 71% भाग में भी हम देखें तो इसका भाग भी लगभग देखो, इस भाग में का 97% भाग कहाँ पाया जाता है, जो महासागरों में पाया जाता है, महासागरीय जल है। 71% जल का 97% भाग कौन सा जल है, महासागरीय जल है, या जिसको क्या कह सकते हैं, हमें लवणीय जल कह सकते हैं, कि वो क्या है, खारा जल है, जो कहाँ पाया जाता है, सागर, महासागर या समुद्रों में पाया जाता है। और बच गया इसका 3% भाग। जो 3% भाग है वो कहाँ पाया जाता है, वो पृथ्वी पे, यानी भूमिगत जो बर्फ के रूप में है, जो भूमिगत जल के रूप में है, उनके रूप में क्या है, पृथ्वी पर विद्यमान है। ये लवणीय जल है। और इस 3% भाग में हम देखें तो इसका 69% भाग कैसा पाया जाता है, हिम के रूप में पाया जाता है। यानी जो ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ है, जैसे हिमालय है भारत में, तो उस प्रकार की ऊंची ऊंची जो हिम चोटियाँ हैं, उन चोटियों में क्या पाया जाता है, बर्फ के रूप में या जो हिम के रूप में पाए जाने वाला जल है वो कितना है, 3%, जो मीठा जल है। ये देखो खारा जल है, और ये कितना कैसा है, मीठा जल है। और ये मीठा जल देखो कहाँ पाया जाता है, इस 3% का 69% भाग कहाँ पाया जाता है, बर्फ के रूप में, हिम के रूप में पाया जाता है। और इसका 30% भाग कहाँ पाया जाता है, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। इसका 30% भाग कहाँ पाया जाता है, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। बच गया इसका देखो कितना प्रतिशत है, जो 69 और 30 कितने हो गए, 99%। 99% और 1% बच गया। वो 1% जल का मानव क्या करता है, मानव उपयोग में लेता है। मानव क्या करता है, उपयोग में लेता है, या मानव उपयोगी है, मानव जिसको उपयोग में लेता है, मानव कार्य संपन्न करता है उनसे। तो यह देखो जल बजट के बारे में, पृथ्वी पे कितना जल पाया जाता है, कहाँ कहाँ कैसे पाया जाता है, किस प्रकार से पाया जाता है। तो उसका है जो पृथ्वी पूछेगी, जो संपूर्ण धरातल के ऊपर मीठा जल है, कितना पाया जाता है, 3% पाया जाता है। कुल जल का 71% भाग है, यानी पृथ्वी के जो कुल क्षेत्रफल है उसके 71% भाग पे क्या है, जल है। लेकिन उसका 97% क्या है, खारा लवणीय महासागरीय जल है। 3% मीठा है, जो भूमिगत और क्या है, हिम के रूप में पाया जाता है। तो ये तो क्या है जल बजट के बारे में। अब एक आता है देखो जल प्रबंधन के बारे में आता है। इससे पहले देखो हमने जो पाठ के नाम के बारे में नहीं पढ़ा कि जल संसाधन क्या होता है। संसाधन किसे कहते हैं, कि ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीज़ें जो मानव के लिए उपयोगी हों, जिनको मानव काम में लेकर प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें जिनको मानव अपने काम में लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, या जो वस्तुएं प्रकृति में पाई जाती हैं भविष्य में मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में जो सक्षम हो, वे सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। उन सभी को क्या कहा जाता है, संसाधन कहते हैं। कि जैसे उदाहरण के लिए संसाधन है, जैसे कोयला है, भाप का इंजन बनने से पहला कोयला देखो भूमिगत रूप में जमा था पहले,
ऐसे थोड़ी है कि मानव के द्वारा बनाया गया हो, प्रकृति में स्वतः क्या है, बना हुआ है। लेकिन भाप के इंजन के आविष्कार से पहले वो भूमि के अंदर दबा होता, उसका किसी प्रकार से कोई उपयोग नहीं होता था। जब से वाष्प चालित इंजन का आविष्कार हुआ है और कोयले का क्या बन गया, कोयले को निकाल कर उससे क्या बनाया जाने लगे, इंजन चलाए जाने लगे, यानी कि जो ताप विद्युत गृहों में उसका उपयोग किया जाने लगा, जिसके कारण से क्या है, उस समय से कोयला क्या बन गया कि संसाधन बन गया। तो जो वस्तुएं मानव आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो उन सभी वस्तुओं क्या कहलाती हैं, या उन सभी वस्तुओं क्या कहते हैं, संसाधन कह सकते हैं। तो जल भी जिसके द्वारा मानव अपनी अनेक प्रकार की क्रियाएं क्या करता है, संपादित करता है, प्रकृति को जो गति प्रदान करता है, तो वो एक है संसाधन है। और ये हमारा क्या है, जल बजट है। अब आता है जल प्रबंधन के बारे में कि जल का हम प्रबंधन क्यों करें, किसके लिए हम प्रबंधन करें, कि हमें क्या आवश्यकता है कि जल का प्रबंधन आवश्यक है। तो देखो भविष्य में दिन प्रतिदिन जनसंख्या देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार देखें तो भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, चीन का है, और दूसरा भारत का है। इतनी गति से जनसंख्या वृद्धि हो रही है कि उनके पेयजल की आवश्यकता के लिए, उनके क्या है, सिंचाई के द्वारा उनको क्या है, खाद्यान्न उत्पादन जो उपलब्ध कराने के लिए, तथा उन्हें अन्य औद्योगिक कार्य में अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या है, जल अति आवश्यक है। जो जो जनसंख्या बढ़ेगी हम जल की अति आवश्यकता होगी, जिसके लिए क्या है, और दिन प्रतिदिन क्या है, जनसंख्या बढ़ने के कारण से भूमिगत जल में क्या हो रही है, गिरावट आ रही है, कमी आ रही है, भूमिगत जल स्तर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और वर्षा की भी देखो वर्तमान समय में कमी है, जिसके कारण से जल संकट गहराता जा रहा है। तो इसके लिए जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है कि वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या तथा वर्षा की अनियमितता और उस अनियमितता के कारण सूखे व बाढ़ की हालात के कारण से उस समस्या से निपटने के कारण से क्या है, हमें जल प्रबंधन करना क्या है, अति आवश्यक है। जल प्रबंधन की अति आवश्यक है कि वर्तमान में जल देखो हमने भारत में जो मानसून जलवायु पाई जाती है वो जलवायु कैसी पाई जाती है, मानसूनी पाई जाती है, मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जो वर्ष में लगभग 3 या 4 महीने क्या होती है, वर्षा होती है। 3 या 4 महीने भारत में क्या होती है, वर्षा होती है, जो मानसून के अनुरूप होती है, मानसून के द्वारा वर्षा होती है, जो वर्तमान समय में हो रही है। तो जिसके कारण से, और वो भी ये नहीं है कि कब होगी, इन 3 या 4 महीनों में 2 बार होगी, 5 बार होगी, या 10 बार होगी, या रोज होगी, कितनी बार होगी। तो उसकी अनियमितता के कारण से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अतिवृष्टि हो जाती है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अनावृष्टि होती है। तो जिसके कारण से क्या है, बाढ़ के हालात हैं, जहाँ पे अतिवृष्टि होती है वहाँ पे क्या जाता है, बाढ़ हो जाते हैं, बाढ़ के हालात हो जाते हैं। जहाँ पे अनावृष्टि यानी वर्षा नहीं होती है वहाँ पे क्या है, सूखे के हालात हो जाते हैं। तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या है, हमें जल प्रबंधन क्या है, अति आवश्यक है। तो यह है जल प्रबंधन के बारे में, जल प्रबंधन। अब इसके लिए देखो जल प्रबंधन के लिए विश्व स्तर पर है या भारत में भी अलग अलग क्षेत्रों में, या भारत में क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्रीय स्तर पर भी क्या है, जो अनेक प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। अनेक प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखो बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं, जो नाम से हमें देखो, नाम बहुउद्देश्य यानी एक से अधिक उद्देश्य, जिसका उद्देश्य क्या हो, एक से अधिक उद्देश्य हो, वो परियोजनाएं क्या कहलाती हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। तो वो किसके लिए, जल प्रबंधन के लिए भारत में अनेक प्रकार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो राज्य सरकार द्वारा तथा केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं। या अगर ऐसे देखें कि संचालन के आधार पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी हैं, एक केंद्र सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं, एक होती है राज्य सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं। जिनका संचालन केंद्र द्वारा किया जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित होती हैं, जिनका संचालन राज्य सरकार करती है तो वो क्या होती हैं, राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं होती हैं। तो यहाँ पे देखो बहुउद्देशीय परियोजनाएं कि वे परियोजनाएं जिनका उद्देश्य एक से अधिक उद्देश्य हो, वे परियोजनाएं क्या कहलाती हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। तो भारत में 2 प्रकार के 2 स्तर पर क्या है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं संचालित हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। तो उसमें है देखो, पहला है केंद्र सरकार और दूसरा इसमें आता है राज्य सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, जिसमें अलग अलग परियोजनाएं हैं। पहला हम देखें, देखो केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा संचालित, केंद्र सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है।
और देखो इन जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाओं के द्वारा क्या है, अनेक प्रकार जैसे सिंचाई है, पेयजल है, बाढ़ से क्या है बचाव हो सकता है, तथा विभिन्न जो विद्युत ग्रह स्थापित किए जा सकते हैं, तथा अलग अलग जो क्रियाएं इनके द्वारा की जा सकती हैं, जैसे मछली पालन किया जा सकता है, अनेक प्रकार रोजगार उपलब्ध हो सकते हैं। तो जिसके कारण से जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाओं क्या कहा है, आधुनिक भारत के मंदिर की संख्या देखी है कि आधुनिक भारत के मंदिर किसे कहते हैं, तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा गया है। किसने कहा है सर्वप्रथम इसे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है कि इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। इसमें है पहला देखो केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं हैं, तो जिसमें देखो केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना है, जिसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। केंद्र सरकार जिसकी क्या करती है, देख रेख करती है, इसका संचालन केंद्र सरकार करती है, तो केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। दूसरी इसमें आती है रिहंद परियोजना, दूसरी है रिहंद परियोजना। तीसरी इसमें है दामोदर परियोजना, और चौथी इसमें आती है हीराकुंड परियोजना। चौथा इसमें आता है हीराकुंड परियोजना। पांचवी इसमें आती है कोसी परियोजना, कोसी परियोजना। छठवीं इसमें आती है टिहरी परियोजना। ठीक है, इसके अलावा और भी है, देखो ये मुख्य परियोजना है जिसमें भाखड़ा नांगल है, रिहंद है, दामोदर है, हीराकुंड है, कोसी है और टिहरी परियोजना है। ये सभी परियोजनाएं क्या है, जिनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो वे परियोजनाएं क्या कहलाती हैं, केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं कहलाती हैं। किसके आधार पर पढ़ रहे हैं हमें, संचालन के आधार पे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के प्रकार या संचालन के आधार पे बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसके बारे में देखो, भाखड़ा नांगल परियोजना है, दामोदर है, हीराकुंड है, इनके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। इनके बारे में इसमें हम चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे कि कहाँ संचालित है, कब से इसका संचालन किया गया, कौन कौन से राज्य द्वारा संचालित है, कौन कौन से राज्य में इसका लाभ मिलता है, किस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया, इस पे कितने बांध हैं, कितने इस पे ताप जो जल विद्युत गृह स्थापित हैं, कितनी इसमें नहरें निकाले गए हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे इसमें आता है देखो राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं, राज्य सरकार द्वारा संचालित, राज्य सरकार द्वारा संचालित जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, देखो जिनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, किसी राज्य विशेष के द्वारा जिसका संचालन किया जाता है, वे परियोजनाएं क्या कहलाती हैं, राज्य सरकार द्वारा संचालित बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती हैं। तो उसमें देखो राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के बारे में हमें एक है चंबल परियोजना, चंबल परियोजना राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजना है, चंबल परियोजना है, जो किसके हैं, मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान के द्वारा संचालित परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान द्वारा संचालित परियोजना जो कौन सी परियोजना है, चंबल परियोजना है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के द्वारा संचालित परियोजना। ठीक है, जो राज्य सरकार है, देखो दोनों राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्य हैं, इनके द्वारा संचालित परियोजना जो कौन सी है, चंबल परियोजना है। दूसरी इसमें है नागार्जुन, दूसरी इसमें है नागार्जुन परियोजना, नागार्जुन परियोजना जो किस कौन से राज्य के हैं, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन परियोजना कौन से राज्य द्वारा संचालित है, आंध्र प्रदेश की एक परियोजना है, आंध्र प्रदेश के द्वारा संचालित परियोजना है। तीसरी इसमें आती है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना है जो कौन कौन से के हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तुंगभद्रा परियोजना है जो आंध्र प्रदेश और कौन से राज्य के हैं, कर्नाटक की, आंध्र प्रदेश की और कर्नाटक की। चौथा इसमें आता है सरदार सरोवर, सरदार सरोवर,
सरदार सरोवर परियोजना, सरदार सरोवर क्या है, बांध भी है। सरदार सरोवर परियोजना जो कौन कौन से ये है, गुजरात, मध्य प्रदेश और एक है राजस्थान। इन 3 राज्यों द्वारा संचालित क्या है, परियोजना। जो कौन सी परियोजना है, सरदार सरोवर परियोजना है। एक है इसमें माही परियोजना, माही परियोजना। माही परियोजना जो कौन कौन से राज्य की है, गुजरात और राजस्थान, गुजरात और राजस्थान द्वारा संचालित परियोजना है। ठीक है, माही परियोजना है। इसके अलावा कोसी है, गंडक है, यानी जो परियोजना है वो भी क्या है, राज्य सरकार द्वारा संचालित क्या है, परियोजना है। तो वे परियोजनाएं जिनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, तो वे परियोजनाएं क्या कहलाती हैं, राज्य सरकार द्वारा संचालित परियोजनाएं कहलाती हैं। ठीक है, इनमें देखो हमें चंबल परियोजना के बारे में है, ठीक है, माही परियोजना के बारे में है, सरदार सरोवर के बारे में है। इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे इस पार्ट में कि कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अब है देखो 2 संचालित परियोजनाएं हैं, केंद्र सरकार द्वारा और दूसरी है राज्य सरकार द्वारा। तो इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे केंद्र सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहली परियोजना है बांखड़ा नांगल परियोजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कल की वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।